अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को टकटकी लगा के निहारिए, क्योंकि इसे सामान्य रूप से देखने से काम नहीं चलेगा, निहारना पड़ेगा। बिना निहारे अमृत काल नजर नहीं आएगा और ये एहसास भी नहीं होगा कि विकसित भारत जल्दी ही आने वाला है। एक बड़ी सी गाड़ी, चारों तरफ गेंदा फूल से ढकी हुई और भी तरह तरह के साजो सामान, हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लटकाए हुए और ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री चढ़े हुए, आसपास तमाम पंडे पुजारियों की कतारें। क्या इतना देखकर भी आपको यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब कोई समस्या नहीं बची है? सब कुछ ठीक ठाक एकदम चंगा सी चल रहा है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। खुद भारत के प्रधानमंत्री सुबह से लगातार सोमनाथ मंदिर की अपनी यात्रा की तस्वीरें, वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, ठेले जा रहे हैं। कहीं ढोल बजाते हुए, कहीं ड्रम बजाते हुए, कहीं डमरू बज रहा है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कभी कभी तो समझे नहीं आता कि बड़ा कौन है, शिव शंभू या भक्तों के शंभू। कम से कम इन वीडियोस को देखकर तो यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जोरदार आतिशबाजी, अभूतपूर्व प्रदर्शनी, क्या ये सब कुछ देखकर आपको नहीं लगता है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में इनके सारे लक्ष्य, इनके सारे कार्य, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई होंगी? तब भाई तो ये सब काम कर रहे हैं, फोटोबाजी करवा रहे हैं। आपने अपने समाज में महसूस किया होगा कि लोग बुढ़ापा आने से पहले घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निपटा लेते हैं, ताकि बुढ़ौती में चुपचाप बैठ के राम राम भजें, ईश्वर को याद करें। यानी ईश्वर को याद करने से पहले जिम्मेदारी और जवाबदेही सब लगभग समापन की तरफ चली जाती है, पूरी कर ली जाती है। वैसे तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारी वीडियो और फोटो शेयर किया है, मैं थोड़ी बहुत तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। उसमें भी डर लग रहा है, पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शेयर किए गए तस्वीर दिखाना यानी उसका उपयोग करना कहीं स्ट्राइक का कारण तो बन जाए। मगर फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए और मान लीजिए कि भारत के सामने अब कोई समस्या बची नहीं है। हुजूर ड्रम बजाने निकल पड़े हैं। कायदे से कहें तो हुजूर का आज का ये कार्यक्रम देखकर यही लगता है कि भविष्य में कोई लिखेगा कि जब देश तमाम तरीके की अंदरूनी और बाहरी समस्याओं में डूबा हुआ था, जूझ रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री ड्रम बजा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। अब कोई भक्त कहेगा कि कौन सी भीतरी और बाहरी समस्या है भारत के सामने? तो चलिए आज बारी बारी से तात्कालिक चीजों को गिनिए लेते हैं, और गिनना जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर ये चीजें हुजूर के दिमाग में होती तो ये ड्रम न बजा पाते। यदि इन्हें इन समस्याओं से कोई फर्क पड़ रहा होता तो ड्रम बजाने की इच्छा ही नहीं होती। वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी के एक बेहद करीबी व्यक्ति की बात करना भी जरूरी है। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। इन्होंने भारत के युवाओं से कहा है कि बदला लेना जरूरी है, बदला लो। यानी इनकी इच्छा है कि भारत के युवा बदला लेने उतर पड़े। कैसे बदला लेने की बात कर रहे हैं वो तो जानेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि इनके अपने बेटे किससे और कहां बदला ले रहे हैं, क्योंकि इनके बेटों को लेकर कई साल पहले एक जोरदार रिपोर्ट सामने आई थी द कारवां की, जो इनके संघी विचारधारा पर जोरदार मुहर लगाती है। यानी वही कथनी और करनी में धरती आसमान के अंतर वाला। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैसे किया है एकदम टकटकी लगा कर देखिए। मगर उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की इस शोबाजी वाले कार्यक्रम की कर लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में हुजूर एकदम विश्वगुरु हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मास्टरपीस हैं, जैसा हमेशा से करते हैं वैसा एक बार फिर से किया है, मगर हमेशा की तरह करने की टाइमिंग भी बड़ी शर्मनाक है। सोचिए, लगभग 2.5 साल से हमारे ही देश का एक राज्य मणिपुर हिंसा की चपेट में है। हाल फिलहाल में वहां पर पेट्रोल पंप संचालकों ने अपना शटर गिरा दिया क्योंकि बम फोड़े जा रहे हैं। अब सोचिए कि एक राज्य में अगर पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, डीजल मिलना बंद हो जाए तो राज्य कैसे चलेगा? यानी डबल इंजन लगाने के बाद भी एक राज्य को संभाल नहीं पाए, पूरी तरह से फेल हो गए। और ताजा घटना देखिए, भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, सबसे हमारे रिश्ते खराब होते ही जा रहे हैं। कुछ तो इन्होंने किया, कुछ इनके चिंटुओं ने करवा दिया। बांग्लादेश का केस अभी आपने देखा ही। उधर ट्रंप लगातार भारत को बेइज्जत किए जा रहे हैं। 50% टैरिफ लगाया और अब 500% टैरिफ लगाने की बात सामने आ रही है। यानी भविष्य में यह भी हो सकता है कि 500% टैरिफ लग जाए। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने इतना धमकाया कि मोदी सत्ता ने तेल खरीदना काफी हद तक कम कर दिया। इंदौर में 15 के आसपास लोग गंदा पानी पी के मर गए। 1000 के आसपास लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, रुपया गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है, 90 के पार चल रहा है। दिल्ली का प्रदूषण ऐसा है कि दिल्ली वाले त्रिशंकु बन गए बेचारे, बहुत बुरे फंस गए हैं, क्योंकि दिल्ली में रहने का माहौल नहीं, सांस लेने का माहौल नहीं, और दिल्ली छोड़ भी नहीं सकते। काहे कि भूखे भजन न होए गोपाला। नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि खाना बंद हो गया तो जल्दी मर जाएंगे। गंदी हवा में तो फिर भी कुछ दिन जिंदा रह लेंगे। विदेश नीति का कबाड़ा हुआ पड़ा है। ट्रंप के अधिकारियों से मुलाकात करने और बात करने के लिए करोड़ों रुपया दलाली खिलानी पड़ती है, लाबी
लंबी फर्म को ठेका देना पड़ता है, भ्रष्टाचार नियम बन चुका है। यानी जिस वक्त में देश को अपने मुखिया की जरूरत पड़ती है, गार्जियन की जरूरत पड़ती है, हुजूर किसी न किसी मंदिर को पकड़ लेते हैं और वहां से फोटो और वीडियो खिंचवा के जनता के बीच ठेलते रहते हैं कि देखते रहो, सवाल मत करना, बस देखते रहो, वरना यूएपीए लगा देंगे। अभी पिछले ही वीडियो में हमने दिखाया था कि कैसे अमेरिका की एक होलोकॉस्ट म्यूजियम ने रिपोर्ट जारी करते हुए भारत को 168 देशों में चौथे स्थान पर रखा है और बेहद खतरनाक बताया है। आशंका जताई गई है कि आने वाले 1-2 सालों में भारत में भयंकर हिंसा हो सकती है, आम लोगों की हत्याएं हो सकती हैं और ये सब नफरती चिंटू और उनके आकाओं की वजह से। यानी जब पूरी दुनिया में भारत की नाक कट रही है तो भारत के प्रधानमंत्री मंदिर में जाके क्या कर रहे हैं? ड्रम बजा रहे हैं। हुजूर ने मान लिया है कि कोई समस्या नहीं है, फिर आप भी मानिए लीजिए। और क्या कह सकते हैं? सवाल करने की हिम्मत है नहीं, आलोचना करने की औकात नहीं बची, विरोध करने से डर लगता है, तो फिर आप भी ड्रम की आवाज में नाचिए, वही सबसे आसान रास्ता है। उधर अमेरिका में वहां की पुलिस ने एक महिला को गोली मार दी तो लाखों लोग सड़क पर आ गए। गजब बेवकूफ है अमेरिका वाले। अरे भारत से सीखो, भारतीयों से सीखो। यहाँ हर दिन न जाने कितने लोग ऐसे मार दिए जाते हैं फर्जी मुठभेड़ में, एनकाउंटर में, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ गंदा पानी पी के 15-17 लोग ऐसे मर जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जहरीला सिरप पी के न जाने कितने बच्चे मर जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ संगठित तरीके से एक संवैधानिक संस्था यानी केचुआ करोड़ों लोगों का नाम काट देता है वोटर लिस्ट से, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और अमेरिका वाले निठल्ले एक औरत के मारे जाने पर सड़क पे उतर जाते हैं, ट्रैफिकों की चिंता नहीं करते, बहुत लापरवाह है सब। वैसे लगता है कि सोमनाथ वाले कार्यक्रम में हुजूर एक काम भूल गए, इनको वहां का प्रसाद पूरे भारत में बंटवा देना चाहिए था। साथ में अपनी एक फोटो भी, ये वाली जिसमें खुद तो गाड़ी पे सवार हैं ही, आजू बाजू इनकी ढेर सारी फोटो लगी है और सारे पंडे पुजारी कतार में खड़े होकर लाइन लगा के बगल बगल चल रहे हैं। बताइए, हमारे आपके घरों में जब पूजा होती है तो उस वक्त सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है? पंडित जी का, पुजारी बाबा का। लेकिन यहाँ देखिए, पुजारी लोग लाइन लगा के नीचे पैदल पैदल चल रहे हैं और भक्तों के भगवान गाड़ी के ऊपर सवार है। बहरहाल फोटो जरूर भिजवानी चाहिए थी, हर घर में टांग दिए जाते, तब लोगों को लंबे वक्त तक याद रहता कि देश में अब कोई समस्या नहीं है। गोदी मीडिया की एक महिला एंकर है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन देख लीजिए, लिख रही हैं कि जिस मंदिर को गजनबी ने 17 बार लूटा वो आज अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ खड़ी है। बहरहाल लपट झंडिसों की बात ही क्या किया जाए। सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था कहां पड़ी है, बेरोजगारी कहां पड़ी है और भारत का रुपया कहां खड़ा है कि लुट गया है। लेकिन आप लोग इन छोटी मोटी समस्याओं पर बात करना बंद करिए, बदला लेने के बारे में सोचिए। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका काम होता है देश की सुरक्षा के बारे में सरकार को सलाह देना, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत के युवाओं को भारत के ऊपर जो इतिहास में हमले हुए हैं, जो भारत का दमन किया गया, उसका बदला लेना चाहिए। यानी इन्होंने ये नहीं बताया कि बदला किससे लेना चाहिए, परंतु आप तो जानते हैं कि अमृत काल में भाजपा इस सिस्टम का और मोदी सरकार का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात अगर बोल रहा है तो किसके खिलाफ बोल रहा है, किसके खिलाफ उकसाया जा रहा है, नफरत की बीज बोए जा रहे हैं इशारों में। अजीत डोभाल ने बहुत कुछ कह दिया, अभी इनके बेटों पर आएंगे, मगर पहले इनकी बात सुन लीजिए। दरअसल दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान जहां लगभग 3000 युवा प्रतिनिधि बैठे थे, उन्हीं को भाषण देते हुए डोभाल ने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में जन्मे। मेरा जब जन्म हुआ तो मैं औपनिवेशिक भारत में था, यानी अंग्रेजों का गुलाम था भारत। वैसे आपको याद दिला दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की उम्र 81 साल है और भारत के प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल है। इस कार्यक्रम में तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेते हुए अजीत डोभाल कहते हैं कि उन लोगों ने संघर्ष किया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सत्याग्रह किया। अगली बात जो इन्होंने किया है उसको जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि दुनिया भर में चल रहे सभी संघर्ष और युद्ध इसलिए हैं क्योंकि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं और इसके लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप स्वतंत्र रहेंगे। यानी अजीत डोभाल का कहना है कि अगर आपके पास पावर है, शक्ति है, तो फिर कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई अपनी इच्छा आपके ऊपर थोप नहीं सकता। यानी आपको शक्तिशाली होना जरूरी है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आपकी सारी शक्ति और हथियार भी व्यर्थ है। यानी आत्मविश्वास पहले नंबर पे और इसके बाद शक्तिशाली होना भी जरूरी है। ध्यान से सुनिए, 2-3 बातें हैं। पहला तो ये कि दुनिया के कुछ शक्तिशाली देश दूसरे देशों को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यदि आप शक्तिशाली हैं तो आप स्वतंत्र रहेंगे। अब सवाल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित रूप से भारत को अपनी मर्जी से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और उसकी घोषणा ट्रंप की तरफ से होती है और लगभग 60 बार ट्रंप ने अलग अलग मंचों से दोहराया कि हमने
हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, सीज फायर कराया, तो क्या ये अमेरिका का भारत पर अपनी मर्जी थोपना नहीं है? व्यापार की धमकी देकर रूस से तेल खरीदना कम करवाया, ये बात भी ट्रंप ने कई बार कह दिया कि हमको खुश करने के लिए मोदी ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। तो क्या ये अमेरिका द्वारा भारत पर अपनी मर्जी थोपना नहीं है? तो आखिर अजीत डोवाल क्या कहना चाहते हैं कि भारत कमजोर है इसलिए अमेरिका अपनी मर्जी भारत पर थोप लेता है, और हम शक्तिशाली नहीं हैं इसलिए हम स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी मर्जी से व्यापार नहीं कर पा रहे, अमेरिका की मर्जी से चलने को मजबूर है। वो तय करेगा कि हम कब पाकिस्तान से लड़ेंगे, कब सीज फायर करेंगे, हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। और सुनिए अगली लाइन में इन्होंने कहा कि अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी सारी शक्ति और हथियार व्यर्थ हैं। इतना सुनकर आपके मन में क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के भीतर और मोदी सरकार के भीतर आत्मविश्वास मर चुका है? और यदि जिंदा है तो फिर हमें मोदी सत्ता, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और ट्रंप के सामने लौटते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? क्या यह आत्मविश्वास की कमी नहीं थी जिसने भारत की तमाम सैन्य शक्ति को पाकिस्तान के सामने व्यर्थ बना दिया? और जब हमारी सेना जीत की तरफ थी तो अचानक से सीज फायर करना पड़ा, वो भी ट्रंप के कहने पर। अजीत डोवाल की बातें मोदी सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठाती हैं, मगर अगले ही लाइन में इन्होंने बिना नाम लिए सरकार की तारीफ भी कर दिया और कहने लगे कि ऐसा नेतृत्व मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तो और विश्वगुरु की तारीफ करते हुए इन्होंने इशारों में यह भी कह दिया कि नेपोलियन ने एक बार कहा था कि मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1000 शेरों से नहीं डरता, बल्कि एक शेर के नेतृत्व में 1000 भेड़ों से डरता हूं। यानी अगर नेतृत्व मजबूत है तो कमजोर सेना भी लड़ाई जीत सकती है। यानी अजीत डोवाल विश्वगुरु को शेर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल तो यह है कि जब पाकिस्तान कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी उरी, कभी पठानकोट में घुसकर हमारे लोगों को मार देता है तो ये शेर क्या कर रहा होता है? कभी फोटो खिंचवा रहा होता है, कभी किसी जंगल में जाके वीडियो बनवा रहा होता है। जब चीन हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है, कथित रूप से हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प लेता है, तब अजीत डोवाल का शेर क्या कर रहा होता है? वो क्लीन चिट दे रहा होता है। न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारी जमीन किसी के कब्जे में है। और ये क्लीन चिट किसको? चीन को। और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आए दिन भारत को अपमानित करता है, टैरिफ लगाकर सजा देता है, बार बार हमारे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाता है, उनको बेइज्जत करता है, चिढ़ाता है, तब शेर क्या करता है? तब अजीत डोवाल का शेर सोमनाथ मंदिर कार्यक्रम में जाकर ढोल बजाता है। अब सवाल यह है कि अजीत डोवाल ने जो शेर और भेड़ की बात की है, यानी अगर नेतृत्व मजबूत हो तो भेड़ों की फौज भी लड़ाई जीत सकती है, तो फिर पाकिस्तान के मामले में उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि सेना तो हमारी मजबूत है, उसके शौर्य पर कोई संदेह नहीं। फिर किसके शौर्य पर संदेह है, किसके आत्मविश्वास पर संदेह है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें भारत के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, नई तकनीकी, इन सब में आगे होने की प्रेरणा देना चाहिए, वो बदला लेने को उकसा रहे हैं, मगर खुद नहीं बता रहे कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए पाकिस्तान कैसे बार बार घुस के हमारे लोगों को मार जाता है। ये क्या करते हैं, क्या कर रहे होते हैं अजीत डोवाल साहब? इनका काम क्या है? इन्हीं के कुर्सी पर रहते हुए, यानी अजीत डोवाल के एनएसए रहते हुए भारत में तमाम बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो गई। भक्त इन्हें जेम्स बॉन्ड कहते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड न तो पुलवामा को रोक पाए, न पहलगाम को रोक पाए, न ही उरी को, न पठानकोट को रोक पाए। आतंकवादियों ने जैसे चाहा हमारे लोगों को मारा, और तो और घटना के बाद भी कहीं कुछ अता पता नहीं चला, कायदे से जांच न करवाने का आरोप लगा। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत डोवाल ने इतिहास में मंदिरों को तोड़ने, गांवों को लूटने जैसी बातें याद दिलाई, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास में इस्लाम के आगमन से पहले भी भारत में प्रतिद्वंदी धार्मिक स्थलों का विध्वंस, मूर्तियां तोड़ना, उन्हें अपवित्र करना, यह सब चलता रहा है, आम बातें रही हैं। मगर आप तो जानते हैं अमृत काल में निशाना खाली अल्पसंख्यक को बनाना है। अजीत डोवाल ये नहीं बोल पाए कि वो हजारों साल पुरानी बात तो कर रहे हैं, सही या गलत जो भी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे? अभी हमने देखा क्रिसमस के दौरान तमाम नफरती चिंटू चर्च पर हमला कर रहे थे, ईसाइयों पर हमला कर रहे थे, तमाम हिंदू त्योहारों पर, मस्जिदों पर हमला करने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। तो जिस तरह अजीत डोवाल हजारों साल पुरानी कहानी याद दिला रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं, इनके शासनकाल को भविष्य में कैसे याद किया जाएगा? क्या कहा जाएगा कि जब अजीत डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे तो भारत में क्या हो रहा था, कैसे लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे, कैसे लगातार भारत में सांप्रदायिक उन्माद बढ़ोतरी पर था, पूरी दुनिया में छीछालेदर हो रही थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि अजीत डोवाल जैसे बड़े पद पर बैठे अधिकारी, जिनका कर्तव्य है देश को आंतरिक और बाह्य नापाक मंसूबों से बचाना, वो इस तरह से घृणा की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बना रहे हैं। सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने के लिए 21वीं सदी में आह्वान करना मात्र एक छलावा है, जो कि गरीब और अशिक्षित युवाओं को एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसाने का कार्य करता है।
है, जबकि भारत पहले से ही तमाम हमलों का सामना कर रहा है। यानी इतिहासकार मानते हैं कि भारत में इस्लाम के आने से पहले भी यहाँ पर इस तरह से धर्म के नाम पर धार्मिक भावनाओं के बीच हमले होते रहे, तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहीं। अशोक के शासनकाल के अंत तक इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि अजीत डोभाल को इतिहास के बारे में खूब पता है, इतिहासकारों से भी ज्यादा पता है, लेकिन अपने काम के बारे में शायद मालूम नहीं है। तभी तो आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं और इन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। साथ ही साथ अपने बेटों के बारे में भी शायद पता नहीं चलता। खुद कहते हैं कि टैक्स हेवन कंट्री, जहां कर चोरी के लिए यानी लोग अपना टैक्स बचाने के लिए पैसा छुपाते हैं, काला धन रखते हैं, वो किसी भी देश के लिए खतरनाक है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए, साल 2019 की रिपोर्ट बता रही है कि अजीत डोभाल के दो बेटे विवेक डोभाल और सौरभ डोभाल कौन से कार्यों में लिप्त थे। ये रिपोर्ट बताती है कि अजीत डोभाल के छोटे बेटे विवेक डोभाल ने केमैन आइलैंड्स, जिसे टैक्स हेवन माना जाता है, वहां पर एक हेज फंड शुरू किया जिसका नाम था GNY एशिया फंड। इसकी शुरुआत भारत की नोटबंदी से सिर्फ 13 दिन बाद हुई थी। सवाल यह कि इसका नोटबंदी से क्या कनेक्शन था, क्या काला धन छिपाने के लिए ऐसा किया गया? आइलैंड्स में कंपनियों पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए वहां पैसा छिपाना आसान माना जाता है। अब सवाल यह कि अजीत डोभाल खुद टैक्स हेवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत करते हैं और दूसरी तरफ उनके अपने बेटों को लेकर ही ऐसी रिपोर्ट आती है। बड़े बेटे के बारे में इस रिपोर्ट कहा गया है कि बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, इंडियन फाउंडेशन नाम से थिंक टैंक के प्रमुख हैं और इनकी कंपनी का नेटवर्क भी इसी फंड से जुड़ा हुआ है। दोनों बेटों की कंपनियों के कर्मचारी, उनके दफ्तर और कारोबारी रिश्ते आपस में जुड़े हुए बताए गए। मिडिल ईस्ट के निवेशकों से पैसा आने की बात भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में ही करीब 77 करोड़ की संपत्ति इस फंड के पास थी और अब 2026 चल रहा है। समझने वाली बात यह भी है कि लंबे समय तक सेबी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में इसका रजिस्टर भी नहीं हुआ था और फंड संभालने और निवेश करने में भारत की बड़ी वित्तीय कंपनियों के साथ भी बैठकों का रिकॉर्ड मिला। इसी दौरान अचानक से केमैन आइलैंड से भारत में विदेशी निवेश में अचानक 2000% का उछाल देखा गया। बाकी आप चाहें तो द कारवां के लिए कौशल श्राफ की ये रिपोर्ट, जोरदार रिपोर्ट, जाके विस्तार से पढ़ लीजिए, जिसका टाइटल है डी कंपनीज। अगर हम खाली इस रिपोर्ट की बात करें तो भी इनके बेटे शायद आज करोड़ों में नहीं अरबों में होंगे, जिनके संबंध में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, मगर ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, इशारा करती है। तो सवाल यह है कि जिस वक्त में अजीत डोभाल देश के युवाओं से इतिहास का बदला लेने का आह्वान कर रहे हैं, उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने बेटों से कहेंगे कि चलो इतिहास का बदला लेना है? उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा था, हमें गुलाम बनाया था, हम पर ज्यादती हुई थी, तुम लोग भी तलवार, बंदूक, भाला सब उठा लो, चाकू वाकू ले लो, चाहे जैसे भी बदला ले सकते हो, चलो मैदान में। या फिर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की वो बात सही है जो कह रही है कि गरीब और अशिक्षित युवाओं को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़का के ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अपने बेटे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करें, कथित रूप से टैक्स हेवन देशों में जाकर बिजनेस करें, और आम आदमी के बेटे आंतरिक आतंकवादी बना दिए जाए। वैसे डोभाल साहब को अपना काम भी याद दिलाना जरूरी है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे देश इकट्ठा होते हुए दिख रहे हैं और भारत अकेला होता हुआ दिख रहा है। इन सब में उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, या फिर खाली भाजपाई सिस्टम के तहत जहर फैलाने का ठेका ही मिल गया है? वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।